ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। करंट की इसमें भी अपडेट्स आती रहती हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु अंथवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोज़गारी टॉपिक, जो कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे, ये आपका लास्ट वीडियो होगा बेरोज़गारी पे। इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको हम पूरा विस्तृत इसमें वर्णन करेंगे, जैसे क्या क्या देखने वाले हैं हम। बेरोज़गारी क्या होती है ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है, ठीक, और क्या देखेंगे हम इसमें, और क्या हो सकता है। देखो, जो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि क्या होती है, कैसे नापेंगे इसको, हाँ ये भी देखते हैं। हर चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं। कैसे इसको मेजर करेंगे, कैसे कैसे हम मतलब जो आपके डाटा होते हैं, कौन कौन से डाटा आपके बेरोज़गारी पे आते हैं, कि हम बताते हैं कि इतना प्रतिशत बेरोज़गार है, तो वो डाटा क्या क्या है। ठीक है, कैसे मापते हैं ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्या इफ़ेक्ट होते हैं बेरोज़गारी के। राजनीतिक इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ सोसाइटी पे कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होंगे इसके। ठीक है, क्या इसके प्रभाव, क्या प्रभाव होता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इस पर। अभी मैंने बोला कि करंट में रहता है, आए दिन ये न्यूज़ में बना रहता है, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स स्टेट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और सरकार को सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कोसा जाता है वो है अभी के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट। तो सरकार की जो स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, सरकारी स्कीम्स जो आपकी बेरोज़गारी से रिलेटेड है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, और इसके अलावा भी जो आपके कुछ टेक्निकल वर्ड्स होंगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं और इस टॉपिक से कनेक्टेड हैं, उनको हम इसके अंदर ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, पर आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा आज इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। आप नोट्स मेरे साथ में बना सकते हैं, या फिर नोट्स को वीडियो के लास्ट में डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके नोट्स वहाँ से डायरेक्ट पूरी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी, देखो, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और प्रचलित मजदूरी दर पर योग्य भी है, पर उसे काम नहीं मिल रहा। इसको लिखेंगे, व्यक्ति इच्छुक है और कैपेबल भी है, वो मतलब वो इच्छुक भी है और सक्षम भी है, किंतु काम नहीं मिल रहा। सिंपल लैंग्वेज में आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम बेरोज़गार किसको बोलेंगे, अगर व्यक्ति आपका इच्छुक है काम करने के लिए और उसके लिए कैपेबल भी है, फिर भी उसको वो काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको बोलते हैं बेरोज़गार। जैसे अभी बीच में ये आईआईटी वाले बाबा बहुत फेमस हुए थे, तो वो जो हैं वो बेरोज़गार नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से अपना दूसरा रास्ता चुना, तो वो बेरोज़गारी में नहीं आएंगे। ठीक है, बेरोज़गार कौन होगा, अगर कोई पीएचडी वाला है और वो चाहता है टीचिंग करना या रिसर्च करना, पर उसको वो इच्छुक भी है और वो क्या है, सक्षम भी है, पर उसके बाद भी उसको क्या है, वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो उसको बोलेंगे हम बेरोज़गार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कितने प्रकार की होती है बेरोज़गारी। इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, हम मेन देख लेते हैं। सबसे पहला होगा आपका
इसमें कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले होगा आपका चक्रीय बेरोजगारी। क्या होता है चक्रीय बेरोजगारी? चक्रीय बेरोजगारी होगी जब समग्र मांग में कमी आ जाती है और आर्थिक जो उतार चढ़ाव आते हैं, ये जो जियो पॉलिटिक्स होती है या फिर कुछ भी जैसे कोविड जैसे कोई घटना आ गई, तो उनकी वजह से जो आर्थिक उतार चढ़ाव आते हैं, समग्र मांग में जो कमी आती है, उसकी वजह से जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये होती है आपकी समग्र मांग में कमी के कारण। और ये समग्र मांग में कमी किस वजह से आता है? आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण। आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण, ठीक है। समग्र मांग में जो कमी आती है आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण, उसको बोलते हैं क्या? चक्रीय बेरोजगारी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको मतलब सॉल्व किया जा सकता है कैसे? मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के द्वारा। ठीक है, मौद्रिक नीतियाँ और राजकोषीय नीतियाँ। आपको पता होगा शायद क्या फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। इनमें से थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। इनमें से एक बनाता है आरबीआई और एक बनाती है सरकार, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी, समग्र मांग में कमी आती है जब आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण, तो उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। और इसको सही कर सकते हैं कैसे? मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के द्वारा। सेकंड देखते हैं, ये है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। ये होती है अर्थव्यवस्था की संरचना के कारण, ठीक है। तो इसको देखते हैं जैसे क्या, बोलने को तो ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना के कारण जो बेरोजगारी होगी उसको संरचनात्मक बोलेंगे, पर एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया इसका? ये तब होती है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक स्किल्स हमारे पास नहीं होती हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे पर्याप्त कुशलता की कमी। लोगों में पर्याप्त कुशलता की कमी के कारण। और दूसरा, अच्छा, अगर लोग स्किल्ड हैं पर अगर उनको काम करने के लिए फैक्ट्रीज या फिर ऐसी जगह ही नहीं मिल पा रही, तो वो भी संरचना की दिक्कत है ना। जैसे इंडिया में तो मेन यही है कि इंडिया कृषि से सीधे सर्विस सेक्टर में जंप किया। जो बीच का औद्योगिकीकरण वाला था, जो फैक्ट्रीज बननी थी, प्रोडक्शन होना था इंडिया में, वो इंडिया में उस चीज़ में पीछे है। तो इस वजह से इंडिया की तो ये काफ़ी मेन जो इंडिया में समस्या है वो संरचनात्मक बोल सकते हैं हम। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? पर्याप्त औद्योगिकीकरण का नहीं होना। का अभाव। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी। ये आपका भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप यही वाला है आपका, ठीक है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं?
तो वही है, क्या है, स्किल्स नहीं है तो लोगों को स्किल्स दे के, ठीक। कैसे गवर्नमेंट जब आपका निवेश करेगी, निवेश से हो सकता है दीर्घकालिक नीतियाँ। अब फैक्ट्रीज बन लगानी है, उत्पादन करना है वस्तुओं का, तो उस टाइम लगता है उसमें ना, तो इसके लिए दीर्घकालिक सरकारी नीतियाँ होती हैं, उनके द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। लोगों को कुशलता, स्किल डेवलपमेंट करके ऐसे में आपका इस बेरोजगारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न, या फिर इसको बोल सकते हैं और छद्म, या इसको बोलें और सिंपल लैंग्वेज में छिपी बेरोजगारी। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि छिपी हुई है बेरोजगारी, तो आपको जो पर्सन है वो काम करता हुआ दिखेगा पर वो एक्चुअल में बेरोजगार है, ठीक है। समझते हैं कैसे। ये होगा आपका जब संलग्न कार्य में संलग्न व्यक्ति की उत्पादकता या तो शून्य हो या नकारात्मक हो। अभी समझाता हूँ आपको नकारात्मक कैसे हो सकती है, ठीक है। देखो नकारात्मक कैसे हो सकती है उत्पादकता। सपोज करो एक घर बनाना है, ठीक, घर भी बड़ी चीज़ हो गई। सपोज करो आपको बाउंड्री करवानी है किसी प्लॉट की, ठीक है। तो कितने मज़दूर लगेंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मज़दूर, ठीक है। पर अगर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मुझे काम बहुत जल्दी कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा लेबर फोर्स उसमें क्या काम में लगा देता हूँ। तो आप 10 की जगह अगर 20 मज़दूर लगा दोगे तो आप सोचो ये नकारात्मक हो गया कि नहीं हो गया। मतलब काम तो वो दो लेबर्स का था केवल, और आपने जो 20 लगाए तो उनकी वजह से आपको उनको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अब आप 20 लगाओ चाहे 30 लगाओ, उनको उससे उनको नहीं है मतलब, उनको आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, नकारात्मक। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसने फालतू का आपको क्या लॉस करवाया है, ठीक है। इकोनॉमी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो तो ठीक है, पर इकोनॉमी के हिसाब से ये क्या है, नकारात्मक हो गया। इसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो 2 लोगों का काम था, वहाँ पे 30 लोग लगे हैं, तो जो 28 लोगों का प्रोडक्शन है वो नकारात्मक है, ठीक है। तो ऐसी बेरोजगारी होती है। जैसे कृषि में देखने को मिलता है कि जब फैमिलीज बड़ी होती हैं तो खेत तो छोटा है पर सबको काम करना है, तो एक ही खेत में क्या 10-10 12-12 लोग लगे होते हैं। तो इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। अब किसी खेत में सपोज करो 5 लोग अच्छे से काम बटा हुआ है, सब कुछ कर सकते हैं, पर अब फैमिली बड़ी है तो फिर सब काम करते हैं, तो इस वजह से क्या है, आपका एडजस्ट होना है तो सब काम करते हैं, पर वहाँ पे क्या प्रोडक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इवन खर्चा ही ज़्यादा आ रहा है लोगों को मैनेज करने के लिए। तो उसको बोलते हैं क्या, छिपी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको हम लिख सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से छिपी बेरोजगारी में लोगों का जो सीमांत उत्पादन होता है वो या तो 0 होगा या फिर नकारात्मक। लोगों का सीमांत उत्पादन, इस शब्द को समझाता हूँ अभी क्या होता है सीमांत उत्पादन, या तो 0 या नकारात्मक। इसको अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको बोलेंगे अगर हम, ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब एक ही काम में लगे रहते हैं, किसी कार्य में
आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न यदि कुछ को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर फर्क नहीं। जैसे मैंने आपको बाउंड्री वाला एग्जांपल दिया, आपने 30 लोग लगा रखे हैं, अगर आप उनकी जगह 5 भी रखते फिर भी बाउंड्री ने एक ही दिन में बन जाना था, है ना। तो ऐसा एग्जांपल हो गया इसका। इस शब्द को समझते हैं, सीमांत उत्पादन क्या होता है इसका एग्जांपल देखने पहले, वहाँ पे आपको सीमांत उत्पादन समझ में आ जाएगा। देखो सपोज करो कुछ काम है आपका, कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मजदूर कुल, इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे क्या बोलते, किसको बोलते हैं। सीमांत उत्पादन, ठीक है। सपोज करो जब एक मजदूर था, ठीक है, तो वो कुल कितनी यूनिट का काम करता था, 10 यूनिट। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक आदमी था, वो एक दिन में 10 चेयर्स बना रहा है, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन अभी कुछ नहीं होगा, ये निकलेगा अब जब हमने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं कि मजदूर 2 लगा देते हैं तो हो सकता है काम डबल हो जाए, ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब आपने 2 मजदूर लगाए तो उत्पादन बढ़ेगा, पर एक लिमिट में बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधे डबल हो जाएगा 10 का 20। उत्पादन हो जाएगा आपका 18। अब 2 लोग मिलके सेम टाइम में 18 चेयर्स बना रहे हैं, तो आपका सीमांत उत्पादन कितना हो गया, सीमांत उत्पादन हो जाएगा 8। फिर देखते हैं, अगर आपने 2 की जगह सोचा कि हम 3 करते हैं तो चलो 8 और बढ़ जाएगा फिर, ठीक है। पर इतना नहीं होता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि अब मजदूर लाए हो तो आप उनको सैलरी भी तो दोगे ना, तो फिर कुल मिला के तो वही हो जाता है। फिर उनकी सैलरी, उनका सारा मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट लगता है, तो फिर आपका नेट ऑन नेट आप क्या उतने प्रॉफिट में नहीं जाते हो जितना थियोरटिकली लगता है कि एक अगर 10 बना रहा है तो दो 20 बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने 3 ला दिए तो उन्होंने बनाया कितना, 24। फिर आपका कितना हो गया सीमांत उत्पादन, 6। फिर आपने कहा कि और बढ़ाते हैं, 4 लेबर ला गए, फिर उन्होंने कितना किया, उन्होंने 27 बनाया, क्योंकि अब लेबर बढ़ गए तो इनको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उन सबकी सैलरीज भी जाएंगी। तो नेट ऑन नेट आप अब सिर्फ जो वृद्धि हुई आपकी प्रॉफिट में वो सिर्फ 3 की हुई, ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो और बढ़ा के देखते हैं, क्या पता और प्रॉफिट हो जाए। फिर आप लेके आ गए 5 लेबर, पर 5 लेबर में क्या हुआ, थोड़ा बढ़ा थोड़ा घटा, तो नेट ऑन नेट वो 27 ही रह गया, ठीक है। अब आपकी सीमांत उत्पादन कितना हो गया, 0। हमने पढ़ा था ना, या तो आपका उत्पादन 0 हो जाएगा। अब ये जो 5वां आया, इसने क्या किया, इसके आने से तो कुछ भी नहीं हुआ, 0 प्रोडक्शन बढ़ा, तो इसका जो काम है मेनली 0 है। फिर आपने कहा कि चलो एक और बढ़ा के देखते हैं, तो क्या पता अब और हो जाए, 6 लगा दिया आपने। अब इनका सीमांत, अब इनका कितना हो गया प्रोडक्शन, 25। सीमांत उत्पादन -2। कैसे हो सकता है -2? -2 ऐसा हो गया कि 6 मजदूर हो गए हैं अब, तो इनको मैनेज करने में, इनकी सैलरीज, इनके रहने का सब कुछ पूरा मैनेज करना पड़ा। तो उसकी वजह से जो इसमें खर्चा हुआ वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया। मज़दूरों के रहने सहने और उनके काम करने की जो सैलरीज वगैरह का खर्चा था वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया। तो आप क्या बोलोगे इसको, नकारात्मक उत्पादकता हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब आप शायद इसको एकदम समझ गए होंगे कि क्या चीज़ होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मेनली ये आपकी कृषि में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, फैमिलीज बड़ी होती हैं, तो इस वजह से मेनली क्या कृषि में देखने को मिलती है। और दूसरा इस वजह से भी कि ऑप्शनल कोई काम नहीं हो पाता एकदम से, इस वजह से इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
सॉल्यूशन वही हो सकता है, स्किल्स रहेंगी तो अलग अलग जगह फिर लोग जाएंगे। इसमें क्या है, अलग अलग ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके, जैसे पशुपालन, अब जैसे कृषि वाला है तो वो पशुपालन भी कर सकता है साथ में, और कुछ कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इस क्षेत्र की ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है आपका कौन सा हो गया, 3 हो गए ना, 4th है आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक क्या होती है, ये बेरोजगारी तब होती है जब जॉब्स तो हैं पर आपको पता ही नहीं लग पा रहा उन जॉब्स के बारे में, ठीक है, या फिर स्किल्स अपडेट करनी पड़ती हैं। अभी जैसे टीचिंग में हो रहा है, पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे और अब क्या है, पूरा डिजिटल हो गया, तो ये स्किल्स गैप होता है ना जो थोड़ा सा, उसकी वजह से जो बेरोजगारी होती है। या फिर और किस वजह से, और किस बेरोजगारी को बोलते हैं, जब आप एक जगह जॉब छोड़ते हैं और दूसरी जगह जॉब स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको भी बोलते हैं क्या, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो क्या क्या आएगा इसके अंडर में, रोजगार के उपलब्ध अवसरों की जानकारी न होना, ठीक है। तो बहुत सिली सी चीज़ें इसमें, मतलब बहुत सीरियस वाली ऐसी चीज़ें नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं माना जाता घर्षणात्मक बेरोजगारी को। नई कुशलताओं की आवश्यकता। अब देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पर इससे कैसे, अगर उसने दे दिया कि एक व्यक्ति है वो अभी जॉब चेंज कर रहा है, उस बीच उसको कोई जॉब नहीं मिली, तो ये कौन सी वाली बेरोजगारी होगी, प्रच्छन्न होगी, घर्षणात्मक होगी, किसके अंडर में आएगा, तो ऐसे करके एग्जाम्पल आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। 3rd है आपके पास इसमें जॉब चेंज टाइम पीरियड, ठीक, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं अल्प रोजगार। क्या हो सकता है अल्प रोजगार, नाम से जैसे थोड़ा बहुत अंदाजा आ रहा है। अल्प रोजगार मतलब जब उसकी एबिलिटी तो ज़्यादा होती है पर उसको अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिल पाता, योग्यता के अनुसार रोजगार न मिल पाना, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं पर्याप्त समय के लिए रोजगार न मिलना, ये दोनों आपका क्या इसके अंडर में आएंगे। और भी प्रकार होते हैं आपके, जैसे इसमें एक और भी देख सकते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं, अलग अलग होते हैं, हम एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट इसको देख लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी क्या हो सकती है, स्पेशल मौसम में जिनको काम मिलता है केवल, उसके अलावा क्या वो अनएम्प्लॉय रहते हैं। जैसे कृषि में फसल की जो कटाई होती है, तो अगर वो वाले मजदूर हैं तो उनको स्पेशल टाइम पे, कटाई के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बाकी टाइम वो बेरोजगार रहेंगे। या फिर पर्यटन, एक टूरिज़्म का एक सीज़न होता है, जैसे पहाड़ साइड में लोग
गर्मियों में आना पसंद करते हैं, या फिर जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम पे लोग आना पसंद करते हैं, तो वो स्पेशल टाइम पे वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके बाद फिर वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या होगा? इसका एग्जाम्पल कृषि हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया। ठीक है, तो अभी इतने बहुत हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से इतने काफ़ी हैं। उसके बाद मतलब एग्ज़ाम में आपका इतने से काम चल जाएगा। वैसे और भी टाइप के होते हैं, बट उतना ज़्यादा महत्व तो है नहीं उन चीज़ों का, तो इतने से हो जाएगा आपका। आगे इसमें देखते हैं हम, कारण क्या हैं बेरोजगारी के। ये आपका मेंस में यूज़ हो सकता है, तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए देख लें स्पेशली तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से वैसे नहीं देखूंगा मैं यहाँ पे ये चीज़ें। ठीक, क्या क्या कारण हो सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि, हाई पॉपुलेशन, हाई कंपटीशन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिकरण की कमी, और क्या हो सकता है? शिक्षा प्रणाली में रोजगार से असंबंध, यानी कि एजुकेशन में कुछ पढ़ा रहे हैं पर स्किल्स कुछ अलग ही डिमांड है। शिक्षा प्रणाली का रोजगार से असंबंध, और लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी, क्षेत्रीय असमानता, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग यहाँ आते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ, लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते उनको अपने बीच में कि ये तो हमारी जगह है, हमें यहाँ की जॉब्स मिलनी चाहिए। तो इस वजह से भी कई बार क्या है, बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्या प्रभाव होते हैं बेरोजगारी के? ये भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं अगेन। वैसे जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर पूरा ही पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगे बस। बेरोजगारी के प्रभाव, क्या प्रभाव होंगे? आर्थिक प्रभाव क्या होगा? गरीबी बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा। ठीक है, उत्पादन कम क्यों होगा? लोग जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग गरीब होंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर कंपनी बनाएगी क्यों? आय असमानता, बढ़ेगी। नेक्स्ट, सामाजिक प्रभाव देखते हैं दूसरा। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक में क्या हो जाएगा? अपराध बढ़ेंगे। ठीक है, मानसिक तनाव, और सामाजिक अस्थिरता, काफ़ी सारी चीज़ें। राजनीतिक, क्या होगा? असंतोष होगा लोगों में सरकार के प्रति, विरोध आंदोलन होंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या प्रभाव होते हैं, और भी आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, बेरोजगारी को मापने के तरीके।
पहले तो कौन मापता है बेरोजगारी? PLFS। PLFS क्या है पूरा नाम इसका? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे द्वारा इसको क्या नापा जाता है? 3 टाइप के डाटा देता है। कौन कौन से 3 टाइप के डाटा होंगे इसके? पहला डाटा है यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्थिति। इसमें कौन सा डाटा मिलता है? इसमें बताते हैं कि पूरे वर्ष में रोजगार की क्या स्थिति रही। पूरे वर्ष रोजगार स्थिति। सेकंड हो जाएगा आपका करंट वीकली स्टेटस। CWS। इसमें क्या देखते हैं? पिछले 7 दिनों में, ये रिपोर्ट हर हफ्ते आती है आपकी। रोजगार देखते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें करंट डेली स्टेटस। CDS। इसमें क्या होगा? प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट जाती है, ठीक है। हर दिन की इसकी रिपोर्ट आती है कि कितना एम्प्लॉयमेंट क्या रहा इस दिन। सबसे बेस्ट कौन होगा? जो हर दिन रिपोर्ट आ रही है कि आज कितने लोग एम्प्लॉय थे, कौन कितने अनएम्प्लॉय, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें यूजुअल स्टेटस, करंटली वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, सबसे अधिक कुशलता से किससे आप क्या है बेरोजगारी को नाप सकते हैं? तो उसका आंसर होगा आपका करंट डेली स्टेटस से, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें शब्दावलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो अभी यूज़ हुई है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सरकारी स्कीम्स के बारे में। तो कुछ शब्दावलियाँ देखते हैं इसमें। जैसे आपका आया क्या? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पेशन रेट। लेबर फोर्स अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अंदाजे से थोड़ा कर सकते हो इसको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हल्का हल्का आइडिया लेके ही करना, डायरेक्ट आप जो पढ़ रहे हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आइडिया होगा, फिर आप आंसर देख सकते हो कि क्या हो सकता है इसमें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वह जनसंख्या जो या तो काम कर रही है या काम की तलाश में है। काम की तलाश में है। लेबर फोर्स इसको बोलते हैं जो आपकी 15 वर्ष की आयु से अधिक वाले, जो मतलब काम करने के लिए कैपेबल माना जाता है जिसको, तो 15 साल अभी उसकी उम्र है, 15 वर्ष से अधिक वाले को, 15 वर्ष से अधिक, ठीक है। वह जनसंख्या जो 15 वर्ष से अधिक होगी, जो या तो काम कर रही है या फिर काम की तलाश में है, दोनों इसमें इंक्लूड होंगे। तो जो टोटल होगा ना कि अभी मतलब कैपेबल तो हैं पर उनको काम मिला नहीं, तो वो भी, और जो काम कर रहे हैं कैपेबिलिटी के हिसाब से वो भी पूरा आएगा किसमें? लेबर फोर्स में आएगा। वो सब होगा क्या आपका लेबर फोर्स के अंडर में, ठीक है। दूसरा शब्द होगा आपका WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो।
ऐसे भी दे सकता है वो आपको क्वेश्चन। WPR वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किस चीज़ से संबंधित है? बेरोजगारी से, गरीबी से, और भी इसमें ऑप्शन दे सकता है। तो ये आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा किससे संबंधित है। कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत, कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत। एक और शब्द, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, श्रम बल, या फिर आप बोलो लेबर फोर्स, जो अभी ऊपर बताया ना मैंने 15 से अधिक वाले, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया आपके कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ। अब हम देखते हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सरकारी नीतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी इस पर पॉसिबल है। तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपने पीछे फास्ट भी देखा तो इसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ग्रामीण रोजगार योजनाएं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहले सबसे फेमस है जो मनरेगा। कब से शुरू हुई थी ये? अभी इसमें चेंजेस भी हुए बड़े बड़े, तो इसके एग्ज़ाम आने के चांसेस हैं 2005 में, जो कि अब जी राम जी नाम से फेमस हो गई है आपकी। ठीक है, पहले इसमें क्या था, 100 दिन का था, अब इसमें 125 दिनों का हो गया है। कार्य की गारंटी देती है इसमें अब गवर्नमेंट। ठीक है, और इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है। 1/3 लाभार्थी महिलाओं का होना इसमें अनिवार्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये क्या है, काम करने के अधिकार, राइट टू वर्क है। अगर आप सरकार को बोलोगे कि हमें काम चाहिए तो सरकार आपको काम देगी, नहीं तो आपको बिना काम के पैसे देगी। ठीक है, तो ये अधिकार एक राइट बेस्ड अप्रोच है। काम करने के अधिकार, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती है ना, उसमें आपका क्वालिफिकेशंस मांगते हैं, अलग अलग चीज़ें जैसे, बट इसमें क्या है, ये आपके काम करने का अधिकार है। अगर आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि हमें इसके अंडर में काम चाहिए तो आपको काम मिलेगा। नेक्स्ट हो गया आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंडर में ये है। इसमें क्या है आपका, जो गांव में स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको संगठित करना और स्वरोजगार के लिए कुशल बनाना। सेल्फ हेल्प ग्रुप को संगठित, एंड ये सारी स्कीम्स आपकी क्या रोजगार के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा मैं आगे से इनमें। ठीक है, संगठित और कुशल बनाना किस चीज़ के लिए, रोजगार के लिए। नेक्स्ट PM ग्राम सड़क
योजना। ये क्यों है आपका? ये आपका वैसे ये आपका बुनियादी ढांचे के लिए है वैसा, ठीक है। पर इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा गांव में, ठीक। कुशल एंड कुशल रोजगार। अभी हमने देखा ग्रामीण वाला, दूसरा देखते हैं स्किल्स के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार। कौशल विकास और स्वरोजगार। कौन कौन सी स्कीम होंगी इसके अंडर में? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो। पीएम कौशल विकास योजना 4.0। इसमें क्या होगा आपका, युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण देंगे, और इसमें क्या अब एआई रोबोटिक्स इन सबको क्या ऐड करेंगे। और क्या हो सकता है? और स्कीम आपकी पीएम स्वनिधि। इसमें क्या होगा, जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो आपका ठेली वगैरह लगाते हैं रोड की साइड पे, उनको सस्ता लोन मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता लोन। और क्या हो सकता है? पीएम मुद्रा, पीएम मुद्रा योजना में क्या होगा आपका, छोटे व्यापारियों को 10 लाख तक का लोन। तक लोन। नेक्स्ट हो गया आपका पीएम विश्वकर्मा योजना। 2023 में आपका ये शुरू हुई थी, ठीक है। ये किसके लिए है आपका, जो पारंपरिक कारीगर हैं, जैसे होता है ना आपके सुनार हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए, टूल किट के लिए, और उनको सस्ता लोन। ट्रेनिंग उनको अपडेट करने के लिए, मतलब ट्रेनिंग एंड सस्ता लोन। और देखते हैं इसमें शहरी और उद्यमिता योजना। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जो बेघर गरीब लोग हैं उनको कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार अवसर। गरीबों को क्या, कौशल प्रशिक्षण एंड स्वरोजगार। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। इस स्कीम में क्या है, जो नए व्यवसाय हैं उनको टैक्स में छूट मिलेगी और फंडिंग मिलेगी। नए व्यवसाय टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है। और ये होगा आपका स्टार्टअप इंडिया में।
स्टैंड अप इंडिया में क्या होगा, प्रत्येक बैंक शाखा से कम SC ST और एक महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। प्रत्येक बैंक शाखा से ST SC और एक महिला, ये कम से कम का क्राइटेरिया है, मिनिमम 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। ठीक है, इसमें करंट देखते हैं कुछ। हालिया कुछ योजनाएं देखते हैं, जैसे आपका PM सेतु, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके इन स्कीम्स पे क्वेश्चन आने के। PM सेतु, स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट, PM सेतु। ठीक है, इसमें क्या होगा, तकनीकी शिक्षा को सीधे क्या उद्योगों से जोड़ेंगे, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा ये। ठीक है, तकनीकी शिक्षा को जैसे ITI और पॉलिटेक्निक है ना, उनको डायरेक्ट क्या उद्योगों से कनेक्ट करेगा। तकनीकी शिक्षा को सीधे उद्योगों की ज़रूरत से जोड़ना। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में जो डिमांड होगी उस हिसाब से क्या आपकी एजुकेशन को भी शिफ्ट किया जाएगा। और आपका PLI स्कीम, PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सरकार ने क्या इसमें प्रमुख 14 क्षेत्र कर रखे हैं। इसमें सरकार बोलती है कि कंपनी जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी इन 14 प्रमुख क्षेत्रों में, तो आपका क्या है, सरकार उसमें कुछ आपको इंसेंटिव देगी। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसमें क्या है, नई युक्तियों, जो नए आपके एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उनको EPF वगैरह की अंशदान में सब्सिडी देके सरकार प्रोत्साहित करेगी। नई नियुक्तियों, नई नियुक्तियां करने वाले नियोक्ताओं को EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अंशदान में सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करना, ये इस स्कीम में होगा आपका। ठीक है, तो हमने शुरू में देखा था, डेफिनेशन पढ़ी, कितने प्रकार होते हैं वो पढ़े, कैसे मापते हैं वो पढ़ा, क्या प्रभाव होगा सकारात्मक
और क्या उसका नकारात्मक प्रभाव वो पड़ा, और लास्ट में हमने देखा क्या सरकारी स्कीम और जो इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ थी हमने वो भी इसमें क्या कवर कर दिया। तो आप इसको, अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, रिवीजन करते रहें 2x में आप इसको देख सकते हैं, पर इसमें आपका हर एक चीज़ कवर हो गई है। ठीक है, तो कुछ अगर आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट, कुछ और ऐड करना था इसमें, कुछ छूट गई हो चीज़ें, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, PDF आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में।